अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि साबिक हुकूमत की कुछ अहम शख्सियात के खिलाफ मौजूदा हुकूमत यानी वजारत जो कानून है वो आर्टिकल 6 के तहत एक रेफरेंस तैयार करने जा रही है। अब अगर ये वाकई होता है, रेफरेंस तैयार किया जाता है आर्टिकल 6 के तहत, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कौन सी अहम शख्सियात हैं, ये क्या स्टोरी है, प्रोग्राम में इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज भी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। स्पीकर ने इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया। आज के इजलास में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर राय शुमारी होनी थी। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब का आज भी हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने का फैसला। तो पंजाब के अंदर जो आईनी बहरान है मुसलसल कई दिनों से जारी है, वो आज तक बरकरार है। हालांकि हमने देखा कि अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर ये हुक्म जारी किया गया था कि आज रात 12 बजे तक गवर्नर पंजाब खुद या किसी अपने नुमाइंदे के जरिए जो है वो वजीर आला पंजाब का हलफ लें, लेकिन ये आज भी नहीं हो सका। इस पर भी ज़रा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ दीगर और भी बहुत सारे मामलात हैं। मुआशी हवाले से इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की समरी जो गई थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान की तेज़ी से गिरते रिजर्व हैं। किस तरह से इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा? और मौजूदा गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, इस वक्त जितने भी मुश्किलात हैं इसका सारा के सारा मलबा डाला गया है पीटीआई हुकूमत पर। इस पर भी ज़रा आज बात करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं 13 रुकनी वफ़द के हमरा, और ये वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब का पहला गैर मुल्की दौरा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस साहब। इसके साथ साथ पीटीआई रहनुमा हैं और माहिर मुआशियात भी हैं मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम साहब, आपके वक्त का भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। आज जो खबर गर्दिश कर रही है साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस तैयार किया जा रहा है वजारत कानून के हवाले से, क्या खबर है सर और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सोनिया, बड़ी आपने सवाल भी बड़ा अहम किया और सूरत हाल भी बड़ी खौफनाक एक पिक्चर पेश कर रही है। 4 लोगों के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं जी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब जो हमारे सदर हैं, और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब और गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ जो बात हो रही है 4 लोगों का, ये एक मुश्तरका तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इंटीरियर की तरफ से जो इतलात आ रही हैं नकवी साहब, वो एक रेफरेंस बना के भेजा जा रहा है। और आर्टिकल 6 आइन शिकनी की वो बात कर रहे हैं कि आइन शिकनी की गई है और मुसलसल पंजाब के हवाले से आज 28वां दिन वो कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन। एक, अब मैं तो जिस अंदाज से आपने सवाल पूछा है, मुझे तो लग रहा है कि हम नकवी साहब बिल्कुल 90s की दहाई में वापस जा रहे हैं। वो जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड थी पीपल्स पार्टी की और PMLN की, वो लगता है कि वापस आ रही है। और इस दफ़ा PMLN और PTI जो है ना, खुदा न खास्ता आमने सामने इस हवाले से, आपको याद है 20 साल तक की लड़ाई रही उनकी, और फिर 2007 में मिसाक़ जमहूरियत लंदन में होता है पीपल्स पार्टी और PMLN का, उनके मामलात कुछ बेहतर होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सहूलतों का सौदा है, दोनों पार्टियां अपने वक्त पे कर लेती हैं। चलें, ये तो कहने की बात है। अब अहम सवाल है कि जितनी तेज़ी के साथ सोनिया कौम हमारी डिवाइड हो रही है, पोलराइज हो रही है, हर आने वाला दिन सोशल मीडिया आप देख लें, प्रिंट मीडिया, बाकी मीडिया देख लें, एक हिजान बरपा है। मतलब कोई चीज़ खैर की खबर कहीं से नहीं आ रही, सूरत हाल उस तरफ जा रही है, धकेली जा रही है। अब आप शेख रशीद साहब को लें और फवाद चौधरी साहब को, वो तो जो बातें सिविल वॉर की कर रहे हैं वो तो बड़ी खौफनाक बात है अगर उस तरफ मामला जाता है। वो कहते हैं 30 मई से पहले इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। सोनिया, मसला ये है कि अब अदालतों के फैसले जब सियासी तौर पर उनको सियासी बना दिया जाए तो उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशल रिस्ट्रेंट होना चाहिए इसकी जगह। अब कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक बात तय है, जो हमें लग रहा था, जो आखिरी बात मैं करूंगा, जो मुझे लग रहा था कि PMLN के लोग कह रहे थे कि हम इंतकाम की पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, जो इमरान खान साहब करते रहे वो नहीं करेंगे, अब मुझे लगता है कि वही करेंगे। और जिस तरीके से ये पहली बात रेफरेंस वाली आ रही है, तो एक सीधी सी लड़ाई है। इस लड़ाई को कौन रोकेगा? अदारे भी बीच में आएंगे, नहीं आएंगे,
लोगों को सड़कों पे ला रहे हैं और कत्लो गारत की लोग बातें कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता। और 20 लाख लोग अगर इमरान खान साहब लेके यहाँ पे इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ते हैं तो सूरत-ए-हाल क्या होगा, ये जरा इमेजिन करें आप। ठीक है, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, ये जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। आज ये खबरें सामने आ रही हैं कि साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात हैं कुछ, जिसमें अभी जिक्र किया एहतशाम साहब ने भी, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, फिर साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, दीगर 1-2 लोग हैं। आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, हम देख रहे हैं शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि 30 मई से पहले अगर इलेक्शन नहीं होती है तो खाना जंगी की तरफ मुल्क जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सूरत हाल तो हर गुजरते दिन के साथ मामलात काफ़ी बिगड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एहतशाम साहब ने जो कुछ कहा उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी मैं समझता हूँ रोशनी डालने की जरूरत है। मिन हैसुल कौम और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं एक चीज जानता हूं कि इस अदलिया ने इस कौम के साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए कि या तो वो उन लोगों को टांग दे जो झूठे केस बनाते हैं, अगर केस सच्चे हैं तो उन लोगों को टांग दे जिनके खिलाफ वो केस। ये अजीब बात है कि सानिया मॉडल टाउन हो या वो दूसरा सानिया हो जिसके अंदर गोली चलाई हुई पुलिस वालों ने और हुकूमत के वक्त, चाहे वो हमारी हो चाहे वो नवाज शरीफ की हो, वो ये ट्रेस ना कर सके कि जी कौन गलती पे, या उससे पहले भुट्टो साहब को पुलिस ने गोली मारी, पूरी इंक्वायरी हो, पुलिस अफसर जो है जिम्मेदार ठहराया ही नहीं। इसी तरह GIT उजैर बलोच की, और हर केस में विटनेसेस नॉट प्रोड्यूस, विटनेसेस नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड, उसकी वजह से उस है वो केस खारिज, यानी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी नहीं है। फिर वो एक मशहूर SP थे कराची के, मशहूर केस हुआ सोराब कोर्ट के ऊपर, वो उनको सुप्रीम कोर्ट बेल भी दे देता है। एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान में 2 कानून नहीं होने चाहिए, तो एक खातून को तो जो है बेल मिल जाती है खातून होने की बुनियाद पे, और उसकी हिम्मत देखे वो उम्रा का वीजा भी अप्लाई कर देते, और जज जो है वो सुनने को तैयार नहीं होते। कोई ये भी नहीं पूछता कि इतने जज सुनने को तैयार क्यों नहीं है, उनको खौफ है इस खातून से, या ये सारे जज उनके अब्बा के जो है दर खरीद है, लेकिन इसलिए वो कहते हैं नॉट बिफोर मी। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहरहाल ये अदालतों के फैसले तो आपको मानने होते हैं ना, चाहे आप इनसे एग्री करें डिसएग्री करें। यही अदालतें, ऐसा भी होता है कि आपको रिलीफ भी इन्हीं अदालतों से मिलता रहा है जब फैसले हक में आते हैं। यही PMLN की भी स्ट्रैटेजी होती थी, इससे पहली जो पॉलिटिकल जमातें होती थी, जब फैसले हक में आते थे तो फिर अदालतों के हक में बयानबाजी शुरू हो जाती थी, जब फैसले खिलाफ होते हैं तो यही अदालतें और इदारे बुरे हो जाते हैं। अगर आप एग्री करें या डिसएग्री करें, अदालतों के फैसले नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर मुल्क ही नहीं चलेंगे, फिर तो सूरत हाल किसी और तरफ जाएगी। और एक जुमला मैं ऐड कर दूं नकवी साहब, एक लफ्ज़ कोट एंड कोट जो एक साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सियासी लड़ाई में सही अदालती फैसले भी सियासत का शिकार हो जाते हैं। Let me just complete. जी। How fair is it कि a judge should hear a case जिसमें उसके रिलेटिव डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो? ये नॉट बिफोर मी क्यों नहीं कहा उस वक्त? किसी वकील से पूछ लीजिए, पूरी जुडिशरी का मजाक उड़वा दिया है उन साहब ने, सारे अखबारों की जीनत बने हुए उनके रिश्तेदारी और ताल्लुकात। क्या उन जजों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम इस जुडिशरी का एहतराम करवाएं और हम ऐसे काम ना करें? ठीक है नकवी साहब, ये ठीक है, आपका एक नुक्ता नजर है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कोई आइन है, कोई कानून है, कोई अदालतें हैं, तो उनकी बात सुननी होगी। तो अब आप जिस तरीके से पंजाब में भी वो बार बार कह रहे हैं 28वां दिन है, वहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, कोई आइन ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर ही नहीं है वहाँ पे, और जिस तरीके से गवर्नर साहब अपना रोल प्ले नहीं कर रहे और सदर साहब अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, कोई और बंदा वो नहीं लगा रहे कि उसकी जगह हल्फ ले ले, तो आप नहीं समझते कि अदर दैन सियासी लड़ाई,
मतलब ये तो अब अदालती फैसले तो कहीं ना कहीं तो उनको मानना पड़ेगा। वो आप जो नहीं, बात नहीं, कह रहे हैं वो नहीं, अपना नहीं, नुक्ता नजर है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और कह देता हूँ। जी आर्टिकल 63A का फैसला अगर हो जाता है, उसके बाद ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किधर खड़ा होगा या न्यू, कि आर्टिकल 63A में ये फैसला आ जाए कि जो आदमी भी डिफेक्ट करेगा वो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड होगा। कितने लोग डिफेक्ट करेंगे? सही, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बर वक्त फैसले आने जवाब, चाहिए। अगर इसका ठीक है। जवाब कुछ भी ले लीजिए, अगर एक तरफ जवाब ये है कि इसके बाद ये लोग पीछे हट जाएंगे, तो ये मोशन किधर खड़ा है? इसलिए कि हमारे लिहाज से जिस आदमी ने ये एहसास हो गया कि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़े रिजाइन कर दे, हमारी तादाद कम हो जाएगी, ऑपोजिशन पार्टी जो है नो कॉन्फिडेंस मूव में आए। सही, ठीक है। चलें फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके पास वापस आएंगे। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का भी। मुजम्मिल असलम साहब, अब इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो क्राइसिस है या यूं कह लें चैलेंज है वो मुआशी हवाले से है। अब ज़ाहिर IMF की कुछ शराइत जो मानी गई हैं, इससे भी कहा जा रहा है कि अवाम पर एक मजीद बोझ बढ़ेगा। लेकिन चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, फिर कीमतें बढ़ाने की बात हो, दीगर मुआशी हवाले से चीज़ें हों, इसका सारा ब्लेम डाला जा रहा है प्रीवियस गवर्नमेंट पर, यानी आप की गवर्नमेंट पर। तो सर कितनी हकीकत है? क्या वाकई आप बारूदी सुरंगें छोड़ के चले गए थे, आज चलाना इनके लिए मुश्किल हो गया गवर्नमेंट? जी मुजम्मिल, आप हमें सुन सकते हैं? जी मुजम्मिल असलम साहब आप साथ हैं? ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब से राबिता कर चले मैं सुनिए जो आप बात कर रही हैं, बड़ा अहम सवाल है आपका। जिस तरह सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं अब पहले की निस्बत मामला बेहतर हो रहे हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ बेहतरी की तरफ। अब देखना IMF की हम रोज़ बात करते हैं, IMF के साथ वो हमारा सस्पेंड हुआ प्रोग्राम दोबारा से अगर जारी होता है और उसमें $2 बिलियन का इजाफा हो जाता है, ये टोटल $8 बिलियन का प्रोग्राम 9 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह $1.8 बिलियन जो है ना वो वर्ल्ड बैंक ने देने का फैसला किया है। अब लेटेस्ट खबर जो है वो ये है कि जो $3.2 बिलियन सऊदी अरब ने पार्क किए हुए रखे हुए हैं अपने हमारे सेंट्रल बैंक में, वो इसको मजीद बढ़ा के तो ये तकरीबन $7.2 बिलियन करने जा रहे हैं, $3 बिलियन का इजाफा करने जा रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि शबाशी साहब, नकवी साहब वहाँ जाके यही बात करेंगे और होपफुली ये बात माननी जाएगी। अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट तो फिर हम ये जो बात हो रही थी कि हमें जून तक $10 बिलियन वापस करना है और अगले चंद दिनों में हमें $3 बिलियन वापस करने हैं, तो ये तो पैसा आ जाएगा, तो ये खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट वाली सूरत से हालत तो बच जाएंगे। दूसरी बात यह सुनिए कि चाहे में सियासी बात है या गैर सियासी बात है, इसमें PTI और नो PTI, PMLN नो PMLN, एक बात यह है कि वो हम कहते हैं ना ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि अब ज़मीन पर सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ हुई है। अभी IMF देख लें, जिस हवाले से हम देख लें, ये बात होती है कि जी 8 लाख और 31,000 IMF में शेयर हैं अमेरिका के, और वो जो बात उनको कहा जाता है उनकी बात मानी जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नरम गोशा उधर भी पैदा हुआ है। कल हम अमरीकियों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी, अपना एक रखा हुआ था अफ्तार डिनर, वहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे कि जी FATF के मामले में भी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है, अगरचे हमारा डायरेक्ट रोल नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि अमरीकियों के साथ मामला बेहतर होंगे तो बाकी के जो भी होंगे। अब ये किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और बात है, लेकिन सवाल ये कि जो एक मुसीबत में हम जा रहे थे, जो लग रहा था कि खुदा ना खास्ता बंद गली में जा रहे हैं, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का एक सामना करना पड़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट हमारा $45 बिलियन का हो गया है, 20 बिलियन का हमारा कहा जा रहा है कि जून में करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, और 4,000 ट्रिलियन का 4,000 अरब रुपये का हमारा जो रेवेन्यू था वो कहा जा रहा है वो 6,500 अरब तक चला गया है उसका डेफिसिट। तो ये सूरत हाल कैसे होगी पूरी, बड़ा मुश्किल सवाल है। सही। नकवी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जाहिर है मुआशी हवाले से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं मौजूदा गवर्नमेंट के भी, और जब आप गवर्नमेंट में थी उस वक्त भी यही चीज़ें थी, IMF की कड़ी शराइत थी, आज भी सूरत हाल यही है। और ये इकॉनमी का मसला, मुल्क का मसला, शायद जिस तरह से एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि किसी एक जमात का मसला नहीं है, PTI या PMLN का नहीं, ये मुल्क का मसला है। ज़ाहिर है इकॉनमी की सूरत हाल बिगड़ेगी तो मुल्क को इसका नुकसान होगा। तो सर आपको क्या लगता है, अब फौरी तौर पर पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ाने का फैसला किया गया आज शहबाज शरीफ साहब ने, साथ में बात करते हैं कि पिछली जो आपकी स्ट्रैटेजी थी उसका भी हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो आपको लगता है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपने बात क्या की है। देखिए एहतशाम साहब, मेरा
वैसे आप सियासत के लिहाज से, लेकिन माशी तौर के ऊपर आई बीन डायरेक्टर ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर हाउस ऑफ हबीब माशाल्लाह, फॉर लास्ट 35 years माशाल्लाह। बिफोर आई बिकेम अ ठीक। फुल टाइम पॉलिटिशियन। ठीक हो गया। ठीक है जी। जी जी। पहली चीज, अभी एक ही वक्त में दो बातें की गई कि जी पीटीआई ने तो प्राइसेस फ्रीज कर दी थी, वो बड़ा गलत फैसला था, और हमने ये फैसला किया है कि हम आइंदा कीमत बढ़ाएंगे। वाह, अब आपने अपने ही सवाल पे आपने ही जवाब दे लीजिए। इससे कि अगर पीटीआई ने गलत फैसला किया था तो आपको कीमतें बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप कीमतें नहीं बढ़ा रहे तो आप फिर ये ना कहें कि पीटीआई ने गलत फैसला किया था। ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है आपको? कोई इसमें इबाहम तो नहीं है जी। सर मैं अपना अब पॉइंट आइए- ऑफ व्यू नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है। जी जी। जो आपने बयान किया उसी के मैं बयान में बयानिए को मैंने आपके सामने रख दिया। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। ठीक है, उनकी कीमत ना बढ़ाना और पीटीआई का भी गलत होना, कीमत ना बढ़ाना, दोनों चीजें एक वक्त पे सही नहीं हो सकती। बात ये। अब बात आई है आईएमएफ की। देखिए, सबसे बड़ा हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, इससे कि हमारी रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर जो है उसमें डेफिसिट होता है। अच्छा, दो किस्म के डेफिसिट है। एक डेफिसिट वो है जो आप लोकल करेंसी में आ जाता है, जो आप लोकल करेंसी से बोरो करते हैं। उस डेफिसिट को आप अगर दूर करना चाहे नोट छापते दूर हो जाएगा, लेकिन उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ठीक है, मार्केट में आप पैसे कम कर दीजिए, फ्लोट कम कर दीजिए करेंसी का, तो उसके लिहाज से वो भी नकी साहब, एक जमाने में नोट छापने की इजाजत होती थी, अब आईएमएफ की बड़ी कड़ी शर्त है कि नोट भी नहीं छाप सकते और सेंट्रल बैंक से आप एक ढेला भी उधार नहीं ले सकते। आप कमर्शियल बैंकों के पास जाएं अगर लोन लेना है आपने। मैं आपकी बात, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आवाम को समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो लोकल डेफिसिट होता है उसके लिपास हुकूमत के पास एक हल होता है, आईएमएफ को एक लम्हे साइड पे रख देंगे। लेकिन जहां आपका फॉरेन करेंसी डेफिसिट हो जाए, यानी आपका ट्रेड इम्बैलेंस हो जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाए, वो बड़ा खतरनाक है। इसलिए कि उसके लिए डॉलर आप जहां से भी लाएंगे उसकी शराइत होती, और वो शराइत आमतौर पे अच्छी नहीं होती। माजी में यही सब हजरात जो अब इकोनॉमिक विजिट बने हुए हैं, इनका स्टेटमेंट आप निकाल दीजिए, वरना मैं निकाल के भेज दूंगा। कि मैंने कहा जब भी हमारी हुकूमत आएगी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस आईएमएफ के एग्रीमेंट को स्क्रैप कर देंगे। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने, बिजली के निर्खनामे बढ़ाने, ये पाकिस्तान को नामंजूर है। आज यही वजीर आजम श्री शहबाज शरीफ साहब का ना बढ़ाने का फैसला आप कह रहे हैं, ठीक है, आवाम पर नहीं बोझ बढ़ना चाहिए, पेट्रोल प्राइसेस की बार बार समरी जारी है वो मुस्तरद कर रहे हैं। नकवी साहब ये कह रहे हैं कि हमने, यानी पीटीआई ने फैसला ये किया था कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस को नहीं बढ़ाना, वहां पे बोझ नहीं डालना, और उस वक्त हमें कहा गया कि जी ये गलत किया गया है, पास ऑन करना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये गलत था तो फिर ये इन्होंने क्यों रोका हुआ है। ठीक है, बात ये नकवी साहब कि ये भी बैकलैश से डरते हैं, ये सियासी तौर पे इनको भी लगा है कि ये अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, उससे डर के ये भी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे स्टे विद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब 3 रोज़ा दौरे पर आज वज़ीर आज़म रवाना हो गए हैं, अपने 13 रुकनी वफ़द के हमरा उम्रा की अदायगी करेंगे, और आपको लगता है कि सऊदी जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी मामलात लेकिन पहले तो यहाँ के 74 लोग जा रहे थे, सारी पार्टियों के लोग जा रहे थे, और फिर बाद में एकदम ही मामला तनकीद बहुत ज़्यादा हुई, और फिर कहा गया कि नहीं जी अपनी जेब से लोग जा रहे हैं। बहरहाल आज भी हम देख रहे हैं कि फ़िज़ाइया का एक जहाज़ जो है वो लेके जाएगा उनको, एक स्पेशल प्लेन ही लेके जा रहे हैं वो। सवाल ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है नकवी साहब के आपकी निस्बत माज़रत के साथ इन लोगों के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं सऊदियों के साथ, चाहे ये हैं चाहे पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के और इनके भाइयों के तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी जिस अंदाज से आपके लीडर जिस तरह बात करते हैं वो किसी को भी नहीं पसंद आता कि जी ठीक है ये बराबरी की बुनियाद पे क्यों बात करते हैं। तो बहरहाल वो फिर बैगर्स कांट भी चूज़, वो मजबूर होकर कहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब, अब ये बात जो हो रही है, जो खबरें आ रही हैं कि जी वो $3.2 बिलियन जो पार किया हुआ, एडिशनल $3.2 बिलियन और वो पार कर देंगे,
इसके साथ हमें 1 साल का उधार का तेल भी दिया उन्होंने, और इसमें मज़ीद बढ़ा देते हैं। मेरा अपना ख्याल है सोनिया, अगर आप सिर्फ नुक्ता नज़र देखें खबर के हवाले से और वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से, मेरा ख्याल है इस दौरे में बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल आएंगी। और फिर ये कि सऊदी अरब का एक अपना इन्फ्लुएंस भी है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी, बाकी लोगों के साथ भी, वो इन्फ्लुएंस भी वो चाहेंगे इस्तेमाल किया जाए, IMF में हो, फेटअप में हो, बाकी जगहों पे भी हो। और फौरी तौर पे जो एक डिफ़ॉल्ट की खुदा न खास्ता बात थी वो नहीं है। चाइना भी अभी जाएंगे, चाइना के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने की बात हो रही है। चाइनीज़ भी कहते हैं कि जी, लोग कहते हैं CPEC रुका हुआ था या उसमें इतनी स्लो गया था, उसको तेज़ करने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है। नकवी साहब, मैं अगर आपसे पूछूं माज़रत के साथ, लोग एक आज सवाल कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की पार्टी ने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे, क्या वजह है कि 1 करोड़ 70 लाख लेने वाला बंदा अपने अलावा, इन लोगों के अलावा बाकी सब लोगों को गद्दार समझ रहा है, सब लोगों को समझ रहा है कि बेज़मीरे हैं, सब लोगों को समझ रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने भेज दिया है। तो लोग कहते हैं कि जी ये भी एक तौहीन के ज़ुमरे में बात आती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मतलब है कि उस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो रहा, ये सोसाइटी मज़ीद पोलराइज हो रही है, और जिस तरीके से आपके लीडर ने मामलात को आगे ले जाने का फ़ैसला किया है, इससे तो सूरत हाल और ख़राब होगी। ये जो हम नॉर्मलसी की बात कर रहे थे, गैर यकीनी की सूरत हाल को ठीक करने की बात कर रहे थे, अभी आप देख लें स्टॉक मार्केट 2-3 दिन बेहतर हुई है, डॉलर नीचे गया था, डॉलर फिर दुगना ऊपर चला गया, 185 का हो गया। तो आप नहीं समझते कि ये इक्वली जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टियों की भी है, ख़ास तौर पे आपकी भी, और हुकूमत जो है वो तो कह ही रही है कि जी हम एक ऑलिव ब्रांच हम ऑफ़र करेंगे। शहबाज साहब कहते हैं मैं चाहे इंतखाबी सलाहत हो, चाहे रेवेन्यू की बात हो, एनर्जी की बात हो, मैं चाहूँगा कि मैं PTI दावत देंगे उनको मिलने के लिए। तो आपके लीडर ने फिर नहीं जाना उनके पास जी, बल्कि कह चुके हैं शहबाज शरीफ मेरे पास ना आना। हमारे लीडर ने नहीं, हमारी पूरी पार्टी ने नहीं जाना। अच्छा, और वी आर नॉट मीक हार्टेड। अच्छा, व्हेन पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी उस वक्त क्या एक्सचेंज रेट था? जब अयूब खान पावर में थे तो 7 रुपए का था, जब वो स्टार्ट हुई तो 3 रुपए 12 पैसे था। और जिस वक्त तहरीके इंसाफ आई तो उस वक्त केयर टेकर सेटअप ने उसको बढ़ा के 136 रुपए पे ले गए थे। तो ये जो 70 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत करती रही है, ये हमें चाइना क्यों नहीं बना सके, इसका जवाब कौन देगा? ये महलात कैसे बने, सरे महल कैसे बना, ये एवनफील्ड अपार्टमेंट कैसे बने, ये हर बात का कतरी खत जो है सबूत देना एज सपोजिडली कि ये है वो मनी ट्रेल, ये सब चीजों पे, ये लोटा क्रेसी, ये खरीदो प्रयोग, ये छांगा मांगा की सियासत, ये मरी की सियासत, ये क्या सियासत है? इस मुल्क के साथ जो लोग खिलवाड़ खेल रहे हैं और जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए, हाँ। उनके साथ बैठ जाओ और फिर कहो कि आओ मुकमुका करते हैं। लेकिन सर नहीं बैठेंगे बारी तो बारी तो... खेलते हैं। मुझे हाँ। मुकम्मल करने दीजिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए प्लीज। जी जी जी, बात रही है एहतिशाम साहब, दिस इज टाइम फॉर हार्ड डिसीजन। जब तक आप अपनी इंटरनल रेवेन्यूज नहीं बढ़ाएंगे, आप जब तक इन मुल्कों के पास जाते रहेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चीन हो, IMF हो या कोई और दोस्त ममालिक हो, आप सिर्फ अपने कर्जे का बोझ बढ़ा रहे हैं, आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। सोल्यूशन लाइज के हमारी कौम को सिर्फ टैक्स पे करना है लोगों ने, या अपने अखराजात कम करो। अखराजात जो इस वक्त कर्जों की अदायगी है वो 2.3 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 1.2 ट्रिलियन है। आपका 3.5 तो यही हो जाता है। जो प्रोविंसेस का शेयर जा रहा है 6.6 में से 54%, वो 3.8 है। यू आर ऑलरेडी इन डेफिसिट ऑफ मोर देन $1 ट्रिलियन विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी ऑन योर फेडरल गवर्नमेंट। दिस इज नो गवर्नेंस। सही, ठीक है। चलें उस हवाले से तो ठीक हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन और जो फैक्ट फिगर की बात करें। लेकिन मैं एक और चीज़ नकवी साहब पूछना चाह रहा था कि आप देख लें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज अपनी 5 बड़ी गलतियां तस्लीम करते हैं, जिनमें वो ख़ास तौर पे कहते हैं कि जी जिस तरीके से मुझे कोलेशन 2018 में साथियों की मदद लेके हुकूमत बनाना पड़ी, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। ये ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में सारी चीज़ें आती हैं। फिर वो काजी ईसा फायज़ की वो बात करते हैं कि उस केस को जो है ना हमें नहीं चलाना चाहिए था। फिर वो नजरियाती लोगों को साथ लेके आना चाहिए था, और वो कहते हैं मैं लेके भी आऊँगा। इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं होनी चाहिए थी। तो अब लगता है आपको कि इलेक्टेबल्स के बगैर कोई बात बन सकेगी? आप देख लें नजरियाती, गवर्नर पंजाब साहब आप
4 साल के बाद नज़र आए हैं, बेचारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे आपके, डाई हार्ट आपके सपोर्टर रहे हैं, उनको चंद दिन के लिए गवर्नर बनाया, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के बेशुमार लोगों को साइडलाइन करके नए लोगों को ला के बिठा दिया गया। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नाज़ियाती, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाज़ियाती लोगों को आगे लेके जाऊंगा मैं। तो आपको लगता है कि अगली आई एम नॉट रेडी टू होल्ड इलेक्शन, जबकि आइन की रिक्वायरमेंट ये है कि असेंबली जब भी डिसॉल्व बिल्कुल उसके 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। हाँ। तो 90 दिन में तो ये कमीशन हर वक्त तैयार होना चाहिए, वरना इस कमीशन को जुडिशरी को भी लिखना चाहिए था, सही, हुकूमत वक्त को भी लिखना हाँ। चाहिए था, और अवाम को भी कहना चाहिए था कि आज के हालात में इलेक्शन कमीशन जो है ये नहीं कर सकेगा, और उस तारीख तक हम पुरानी डिलिमिटेशन तक इंतखाबात कराएंगे, और इस तारीख के बाद जो है नई डिलिमिटेशन होगी, सही। या 2017 के अप्रूव सेंसस पे तो होगी। वो कराची में लोग बैठे हैं, आप तो कराची में, वो एमक्यूएम ने फटा डाला हुआ, वो कहते हैं कि जी 1.5 करोड़ की आबादी शो की है, जबकि 2.25 करोड़ की आबादी है। वो कैसे मसला हल होगा फिर? ठीक है, इस पर जरा उसी टेक तरह हल लेते होगा जिस तरह 2018 का इलेक्शन भी तो एमक्यूएम लड़ी थी। ठीक है, सही। फटा तो 2017 में शुरू हुआ था, हाँ हाँ, तो 2018 में कैसे लड़ ली थी? ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, पंजाब में मुसलसल ये आईनी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज परवेज इलाही साहब तो कह रहे थे कि पंजाब असम्बली के अंदर तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं बुजदार साहब अभी भी सीएम हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, अदालत की क्लियर। हमने देखा कि कल हुक्म आया, उसके बावजूद गवर्नर पंजाब ने हलफ ना लेने का फैसला किया है। तो कहाँ जाते देख रहे हैं ये देखिए, ये मामला? लड़ाई बढ़ेगी खुदा ना खास्ता। ये जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आज शाम तक, रात 12 तक बजे उनका तक, yes। 12 बजे तक इंतखाब हो जाना चाहिए, उनका हल्फ उठाया जाना चाहिए हमजा शहबाज का। अगर नहीं उठाया जाता तो इसका मतलब है फिर सीधी सी बात है कि आप अदालत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनकी जो डायरेक्शन दे रही है उसके खिलाफ जा रहे हैं। और लेटेस्ट इतला यही है जो अभी खबरें सुन रहे थे कि जी वो अपने जो चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर हैं, वो कहते हैं हल्फ नहीं लेंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि जी अब तो नकवी साहब या तो प्रेसिडेंट साहब उनको डायरेक्ट करें, कोई ना को हो। और आज 28वां दिन है, वो कहते हैं कि सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, चीफ मिनिस्टर जो है ना वो बैठे हुए हैं, उनको हल्फ नहीं लिया जा रहा। सारी बातें अपनी जगह पे। असल बात यह है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने जाएंगे, भला किसी को पसंद हो ना हो, तो नकवी साहब ये तो क्राइसिस बढ़ेगा ना। बिल्कुल जी नकवी साहब। यहाँ 3 इंडिपेंडेंट पिलर्स हैं कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटिव। आपको पहले तो ये फैसला करना है कि जुडिशरी लेजिस्लेटर्स को क्या ऑर्डर कर सकती है। हम तो उस बात को चैलेंज कर रहे हैं ना। हम कहते हैं ये उनका मकाम ही नहीं है कि वो हमें चैलेंज कर सके इस वाले मौजू पे कि आप जो है इस वक्त ये काम करेंगे, इसको बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। जुडिशरी इन वन वे इज बिलो द लेजिस्लेचर। इससे कि सबसे ताकतवर जो इदारा है इस मुल्क में वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। जुडिशरी उसके नीचे आती है। जो कानून हम बनाएंगे एज पार्लियामेंटेरियन, जुडिशरी को उस कानून के तहत चलना है। कानून कहीं भी पाकिस्तान का ही नहीं कहता कि जुडिशरी हमें डायरेक्टिव दे सकती है। अगर ये काम सदर मोहतरम कह दे कि मुझे फैसला चाहिए आर्टिकल 63A के ऊपर विद इन 24 आवर्स, जुडिशरी हाँ करेगी या जवाब देंगे कि जी हम आपके ऐसे ऑर्डर्स को नहीं मानने को तैयार। हाँ। वो तो कह रहे हैं ना, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, फैसला उस पर नहीं आ रहा। और दूसरे लेकिन तरफ- नकवी नहीं, साहब तो यही मैं कह रहा हूं, सूरत है। मैं सदर मोहतरम ऑर्डर करेंगे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि मुझे ये इसके बारे में फैसला चाहिए। आप लोग घर नहीं जाएंगे कि आप हियरिंग कंटिन्यूस रखेंगे जब तक फैसला नहीं आए, और कोई और केस नहीं सुनेंगे। आप फैसला दीजिए तो सही। क्या करेगा? क्या हाइपोथेटिकल केस है, तो फिर क्या सर- जुडिशरी मानेगी ऐसा ऑर्डर? नहीं मानेगी। लेकिन नहीं, सर, क्यों नहीं मानेगी? वो लेकिन कहेगी ये ये तो असल interference है। में नकवी साहब, हर लड़ाई झगड़े का जो फाइनल फैसला है वो तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ही करती है ना। अभी जरूरी मरकज, नहीं है। आपके मरकज जरूरी की आवाज नहीं है। देखे ना, सुने ना। ये आपकी राय है, नहीं नहीं, मेरी मेरी राय खुद नहीं। लेके जाते एक सेकंड, हैं। नकवी साहब माजरत के साथ, ये मेरी राय नहीं है। अभी देख रहे हैं जिस तरीके से चाहे 12 बजे रात को खुली थी अदालतें, उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी ना, मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि जी हमारा फैसला है कि जी आप ये हल्फ लिया जाए, सब कुछ किया जाए, और वो नहीं हुआ था। उसके बाद उनके ऑर्डर्स आए। अब मुझे बताएं, उनकी अदालत के बाद तो फिर अल्लाह की अदालत ही रह जाती है। वो तो फिर आप अगले जहां में नहीं जाके जी। और फिर मानना सर, भी ना सर, जी। मानना भी गया। सर, माना भी है उसको। सर एहतशाम साहब, जी एक वजीर आजम, मैं अगर बैठा होता ना असद कैसर की कुर्सी पे,
मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस कर लेता और वही मेरे साथ हशर करती ज्यादा से ज्यादा जो यूसुफ रजा जिलानी के साथ हुआ। इससे ज्यादा आपकी कोर्ट की वक़्त नहीं है। लेकिन सर और सवाल सवाल ये है कि मैं नहीं समझता कि ये लोग अगर स्विस कोर्ट्स को खत नहीं लिखवा सके, ये चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के, कि वो इस वक्त ये गैर आईनी फैसला जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया है बगैर इस बात का फैसला किए हुए कि जो दिखाए गए थे 21 लोग, उनका फेट क्या होना चाहिए। सही, तो लेकिन वन लाइनर तो ये हुआ नकवी साहब की लड़ाई जारी रहेगी फिर खैर इस बात का फैसला किए हुए कि इस मुल्क में कोई बैरूनी साजिश तो नहीं हो रही। सही, लेकिन नकवी साहब कैसे ओवररूल किया इस जुडिशरी, देखिए ये फंडा है जुडिशरी के साथ। लेकिन सर अदालतों के फैसले तो फिर ये मसला अब जो है, ये मसला अब इलेक्शन के जरिए हल होगा। तो इलेक्शन के इसके जरिए अलावा भी तो कोई हल नहीं है। हमने बड़ा क्लियर कट स्टैंड लिया हुआ है। वहाँ कि भी इधर लड़ाई रेजिग्नेशन दें ना सर, आप पंजाब असेंबली से दें, अब केपी असेंबली को तोड़ दें तो अब ये मामला चला जाएगा फिर इलेक्शन की तरफ। ये इस्तीफे दें आप। ये हम जो है आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब हम नेशनल असेंबली छोड़ सकते हैं, सिंध असेंबली तो कोई मसला ही नहीं है, बलूचिस्तान असेंबली भी कोई मसला नहीं है, केपी की भी कोई मसला नहीं है। हाँ। लेकिन वी विल यूज अवर कार्ड्स व्हेन वी डिजायर। सही, ठीक है, बट वी हैव गिवन द इंडिकेशन कि जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी हम एक लम्हे नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन माजरत के साथ नकवी साहब, इसका फैसला तो आपको करना पड़ेगा ना। आज जब आप इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं तो क्या आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि कौमी असेंबली के इलेक्शन करवाए बिल्कुल, जाए? यस, हाँ। तो वो तो बाकी आप जी मैं ये कह रहा हूं कि आई एम आस्किंग फॉर जनरल इलेक्शंस। जी जी, जब मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं तो मैं उसकी तरफ कैसे लेके जाऊं, मैं इतना ओपन मैदान भी नहीं छोड़ने को तैयार। ठीक है, जनरल इलेक्शन की तरफ आप कह रहे हैं मामला जाना चाहिए। बल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। प्रिय रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए।